हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी कॉमन टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम अगस्त मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि आंदोलन क्या था, इसके पीछे क्या क्या रीजंस है, क्यों इसको चलाया गया, इसके इम्पैक्ट क्या निकल कर आए, इसके फीचर्स क्या थे और फाइनली कंक्लूजन हम लोग पढ़ेंगे। तो डिटेल में इस वीडियो को पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो दरअसल 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग हुई मुंबई के अंदर, और इसी मीटिंग के अंदर ये तय किया गया कि अब कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, गांधी जी की लीडरशिप में एक और आंदोलन को लॉन्च करेंगे जिसका नाम क्विट इंडिया मूवमेंट होगा। इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और इस आंदोलन को के पीछे जो रीज़न है, इस आंदोलन का जो पर्पस था वो था अंग्रेज़ों से भारत के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करना, संपूर्ण आज़ादी की, पूरी आज़ादी की मांग करना। और इसी के तहत अगर हम देखें तो ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर इस मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसको आज हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं। और इसी के अंदर महात्मा गांधी ने डू और डाई के नाम से एक फेमस स्पीच डिलीवर की। और इसी मैदान के अंदर अरुणा असफ अली, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर, मुंबई के अंदर जो मैदान है, इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया। और इसके अलावा जो क्विट इंडिया का जो नारा था, जो ये भारत छोड़ो का जो नारा था, वो यूसुफ मेहरौली के द्वारा दिया गया। अब इसके कुछ फीचर्स की हम लोग बात करते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी की जो मेन सिद्धांत है, प्रिंसिपल है नॉन वायलेंट का, तो सपोज किया गया कि यह आंदोलन भी क्या होगा, इसकी थीम भी नॉन वायलेंट होगी। हालांकि पूरी तरीके से आंदोलन नॉन वायलेंट नहीं था, बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं इसके अंदर हिंसा की देखने को मिली। और उसके अलावा जो प्रीवियस 2 आंदोलन किए जा चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसके अंदर आप देख सकते हैं डिटेल में इसके बारे में। और उनसे जो फीचर्स थे क्विट इंडिया मूवमेंट के थोड़े से अलग थे। जैसे कि इस बार सर्वेंट्स से, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, उनसे जॉब से रिज़ाइन करने के लिए नहीं बोला गया। उनसे बोला गया कि आप जॉब जो है सरकार की या ब्रिटिशर्स की कंटिन्यू कीजिए, लेकिन अपनी लॉयल्टी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ दिखाइए। और इसके अपोजिट देखा जाए तो जो सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिश आर्मी में जो है सर्विस दे रहे थे, उनसे भी बोला गया कि आप अपनी जॉब से कंटिन्यू कीजिए, सैलरी लीजिए अपनी, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई भी ऑर्डर ब्रिटिशर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है कि इंडियंस के ऊपर फायरिंग करने का, ऐसे किसी भी ऑर्डर को आप मानने से मना कर दीजिए। और इसके अलावा जितने भी जो टैक्स पेयर्स थे, उनसे भी बोला गया कि आपके जो भी ज़मींदार हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो आज़ादी के आंदोलन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या लेजिट तरीके से या फिर ईमानदार तरीके से आपसे जो है टैक्स की मांग कर रहे हैं, तो आप उनको टैक्स पे कीजिए। और ऐसा कोई ज़मींदार है जो ब्रिटिशर्स के साथ है और जो है आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको आप टैक्स पे करने से मना कर दीजिए। और सिमिलरली एक नया फीचर भी ऐड हुआ था इस आंदोलन के अंदर, वो था जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, जो राजा महाराजा थे रजवाड़ों के, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इस आंदोलन के अंदर। तो गांधी जी ने और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अपील की सभी रजवाड़े के जो लोग थे उनसे बोला कि अगर आपके जो रूलर्स हैं, जो राजा महाराजा हैं, आज़ादी के आंदोलन में हमारा साथ दे रहे हैं भारत का, तो आप उनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। और इन केस कोई भी राजा महाराजा ब्रिटिशर का साथ दे रहा है, तो आप उनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दीजिए। तो ये कुछ फीचर्स थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सेज की, रिस्पॉन्सेज ऑफ द मूवमेंट। अभी जो आंदोलन किया गया उसके खिलाफ ब्रिटिशर्स चुप रहने वाले तो नहीं थे। हालांकि ब्रिटिशर्स पिछले जो 2 आंदोलन थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें देख चुके थे कि गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भी आज़ादी के आंदोलन चला रही थी, वो बिल्कुल भी हल्के नहीं थे, उनका बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ता था ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो इस बार ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से तैयार थे इस आंदोलन को शुरुआत में ही दबाने के लिए। इसके तहत सबसे पहला काम ब्रिटिशर्स ने ये किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसको ही एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, उसको एक गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया।
और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उसको गैरकानूनी घोषित कर दिया। हालांकि वो सारी एक्टिविटीज़ आज़ादी के आंदोलन के लिए थी और इंडियंस को आज़ादी दिलाने के लिए थी, और उसी के तहत जितने भी लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के उन सबको भी उठा के जेल में डाल दिया गया, इंक्लूडिंग द महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल एटसेट्रा। तो जितने भी एंटायर लीडरशिप थी, जो एलीट लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, जो बड़े नाम थे, उन सभी को जेल में डाल दिया गया। हालांकि गांधी जी को 1944 में उनके हेल्थ रीजंस की वजह से जेल से बाहर निकाला गया, और इस आंदोलन के तहत करीब करीब 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। और इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स की तरफ से हैवी लाठीचार्ज और पुलिस फायरिंग भी की गई, और इस पुलिस फायरिंग के अंदर जो है ना तो बच्चों को और ना ही विमेंस को बख्शा गया, और करीब करीब 10,000 लोगों की मौत सिर्फ पुलिस फायरिंग से हुई इस आंदोलन के अंदर। और इसके अलावा जितने भी जो लीडरशिप थी जब जेल में थी, उनके एब्सेंस में काफ़ी सारे हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली। जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगाई, इलेक्ट्रिसिटी लाइन को कट की, और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशंस थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। और इस आंदोलन के अंदर 3 पार्टीज़, मतलब काफ़ी सारी कुछ पार्टीज़ ऐसी थीं जो इस आंदोलन को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। उसमें 3 पार्टीज़ के बड़े नाम हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है मुस्लिम लीग का, जिसने इस आंदोलन को ज्वाइन नहीं किया क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। दूसरी पार्टी जो थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसने भी इस आंदोलन को लीड नहीं किया। और तीसरी थी हिंदू महासभा। अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ द मूवमेंट की। हालांकि बहुत सारे रीजंस हैं, कॉजेज़ हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट या मेजर रीजंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न है आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसके अंदर ब्रिटिशर्स की हालत शुरुआती दौर में काफ़ी ख़राब थी, और जैपनीज़ आर्मी जो थी वो ब्रिटिशर्स के ऊपर भारी पड़ती जा रही थी। और ऐसे में ब्रिटिशर्स को डर था कि वो इंडियन जो उनकी कॉलोनी है, ऑलरेडी वो काफ़ी सारी कॉलोनीज़ को जैपनीज़ के हाथों खो चुके थे, तो उनको इंडिया के लिए भी काफ़ी डर था। तो इसलिए उनको ये पता था कि बिना इंडियंस के सपोर्ट के हम लोग जैपनीज़ को नहीं रोक सकते, उनकी आर्मी को। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बिना इंडिया से पूछे ही अपनी मन मर्जी से ही ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडियंस जो हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई करेंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, पर हमारी एक बहुत बड़ी कंडीशन है, उसके लिए आपको पहले हमें आज़ाद करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला रीज़न था आंदोलन चलाने का, ताकि ब्रिटिशर्स पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भेजा गया इंडिया के अंदर, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी उनके बीच में एक बैलेंस करने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की काफ़ी सारी मांगे थी क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग थी वो थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की। तो इस आंदोलन के अंदर जो ये मांग थी उसको एकोमोडेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया। हालांकि क्रिप्स मिशन इस बात को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि इंडिया को तभी की तभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाए ऑन द स्पॉट। उसका मानना था कि एक बार पहले वॉर एंड होगी, उसके बाद इस बारे में सोचा जाएगा। तो ये क्रिप्स मिशन जो था वो नेगोशिएट कर रहा था, और ये पूरी तरीके से फेल हो गया था, जिसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो नाराज़ थी और उन्होंने आंदोलन को और तेज़ी से चलाने के बारे में शुरुआत की। तीसरे कॉजेज़ की बात करें तो वो है इकोनॉमिक हार्डशिप। तो जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ब्रिटिशर्स को काफ़ी लॉस होता जा रहा था, और उस लॉस का जो बदला है वो पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी जिससे कि इंडियंस के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया। और इसी के खिलाफ जो है एक तरीके से लहर बननी शुरू हो गई, दबाव बनना शुरू हो गया इंडियंस के ऊपर। इकोनॉमिकली, सोशली वो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे, जिसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन करने की शुरुआत की। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं आउटकम्स ऑफ द मूवमेंट कि क्या क्या इम्पैक्ट या आउटकम्स निकल कर आए इस आंदोलन के। तो सबसे पहला आउटकम तो यही था, द राइज ऑफ द न्यू या फिर यंग लीडर्स।
इस आंदोलन के अंदर जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, सीनियर लीडर्स थे, वो तो ऑलरेडी जेल में थे कांग्रेस पार्टी के। तो उसके अलावा भी बहुत सारे यंग लीडर्स निकल कर आए जिन्होंने जो कांग्रेस की लीडरशिप को जेल में जाने के बाद भी इस आंदोलन को कंटिन्यू रखा, जैसे कि राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, सुचिता कृपलानी, काफ़ी सारे लीडर्स थे। उन्होंने जो है आंदोलन को रुकने नहीं दिया और इस आंदोलन को कंटिन्यू किया। दूसरे कॉज की हम बात करें, दूसरे इम्पैक्ट की हम बात करें तो वो है विमेंस पार्टिसिपेशन। इस आंदोलन के अंदर विमेंस का भी काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक उषा मेहता नाम की लेडी थी, उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इस आंदोलन के अंदर। उन्होंने जो है एक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की और जिसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के लिए। इसके अलावा अरुणा असफ अली का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इस आंदोलन के अंदर। तीसरा हम बात करें कॉज की, तो तीसरा कॉज है राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इम्पैक्ट है इसका। तो हालांकि जो राष्ट्रवाद की शुरुआत थी ऑलरेडी पिछले 2 आंदोलनों से हो चुकी थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, लेकिन इस बार देखने को ये तीसरा आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये काफ़ी एग्रेसिवली ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया गया और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने, मतलब समाज के सभी वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट किया और इस तरीके से भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद की फीलिंग थी लोगों के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी। तीसरी और चौथी हम बात करते हैं, आखिरी जो इम्पैक्ट था इसका वो था इट पेव्ड द वे फॉर द इंडिपेंडेंस। ये जो आंदोलन था इसने एक रास्ता प्रोवाइड किया भारत की आज़ादी के लिए। ये आंदोलन इतना ज़्यादा बड़ा था और इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ा। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट भी ब्रिटिशर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा था और उसके ऊपर से उस दबाव को बढ़ाने का जो काम था वो उस आंदोलन ने किया। और इस आंदोलन के बाद ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे कि उनके पास कोई रीज़न नहीं था और फाइनली उनको भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो ये पूरी वीडियो थी, पूरा टॉपिक था क्विट इंडिया मूवमेंट का। आई होप आपको आसान भाषा में समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।